नमस्कार, आदाब। मैं अजीत कुमार झा एनडीटीवी से, और हम बैठे हुए हैं बर्नपुर में, बंगाल में। बर्नपुर आसनसोल का सबसे फेमस इंडस्ट्रियल टाउन था और आज भी है, और अभी इनफैक्ट इसको का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और हम उसी लिए यहाँ आए हुए हैं। और बंगाल में चुनाव होने वाला है 2026 में, मार्च अप्रैल में हम एक्सपेक्ट करते हैं। और एक तरह से हमारा ये प्रोग्राम जो है उसी को लेकर है। हम इसका नाम दिए हैं बंगाल में खेला होबे। और आज हमारी स्पेशल गेस्ट है, और ये तृणमूल की वेरी इंपॉर्टेंट लीडर, लोकल लीडर, और ये जो हैं तृणमूल की ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं बर्नपुर की, और इनका नाम है कहकशान रियाज खुशी। और खुशी जी, वेलकम टू द प्रोग्राम, और बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू के लिए। और हम लोग बंगाल में चुनाव कवर करने आए हैं, तो पहला सवाल, 2026 में जो चुनाव होगा और 2021 में जो असेंबली चुनाव हुआ, उसमें यदि हमारे ऑडियंस को आप ब्रीफली 3 फर्क बता दीजिए। क्या फ़र्क है इस चुनाव में और जो 5 साल पहले हुआ उसमें? नमस्कार, आदाब। मैं कहकशान रियाज खुशी। पहले तो मैं एनडीटीवी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने ये सोचा कि इलेक्शन के टाइम ये इस तरह की रिव्यू ली जाए। देखिए, इलेक्शन में बदलाव जो इस बार दिखेगा वो ये दिखेगा कि जो काम हम लोगों ने किया है पिछले कई सालों में, उस काम के प्रति इस बार वोट हम लोगों को बहुत मिलेगी। और पब्लिक का रुझान हम लोग देख रहे हैं, पब्लिक के तरफ से जो सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है, उसके एवज में हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को वोट इस बार बहुत ज़्यादा मिलेगी, सीट भी बढ़ेगी और वोट भी हमारा 15 साल का खुशी जी एंटी इनकम्बेंसी भी तो होगा ममता जी के खिलाफ। देखिए, वो तो हर सरकार में होती है, और जहाँ कुछ एंटी इनकम्बेंसी है वहाँ पर प्यार भी है लोगों का, सपोर्ट भी है लोगों का। और हमारी जो जनता है, पब्लिक है, वो हमारी दीदी को बहुत पसंद करती है, अभिषेक बनर्जी को पसंद करती है। और हमारे काम को, हमारी जो प्रकल्प है, स्कीम से जो हम घर घर पहुंचा रहे हैं, पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, उस काम के बदले हम लोगों को वोट मिलेगा। तो खुशी जी, ममता दीदी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बंगाल में है कि अक़लियत उनके साथ है ना। पिछले सारे चुनाव को मैंने देखा है तो अक़लियत का मेजॉरिटी परसेंटेज वोट उनको मिलता रहा है। बट इस बार एक नया बाउंसर आया है हुमायूं कबीर के नाम से। हुमायूं कबीर 22 तारीख को, मैंने पिछले हफ्ते वो उन्होंने एक नया पॉलिटिकल पार्टी खड़ा कर दिया, 135 कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और वो तृणमूल के सस्पेंडेड एमएलए हैं, पर अभी तक एक्सपेल्ड नहीं किए गए हैं। कहते हैं मैं रिज़ाइन भी नहीं करूंगा, पर मैं नया पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा, बना लिया ऑलरेडी। और वो कहते हैं कि मैं यहाँ एक बाबरी मस्जिद बनाऊंगा जो 1992 में तोड़ दिया गया था, और उससे अक़लियत का बहुत इमोशनल, एक कह सकते हैं, लिंक है, तो उसको वो भजा रहे हैं। तो वो तो ममता दीदी के लिए बहुत बड़े बाउंसर बन सकते हैं ना। हो सकता है ऐसा आपको लग रहा है। अच्छा। पर ये हमारी जनता को ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जब उनका जो बुनियाद रखा जा रहा था मस्जिद का, उस दिन की बात है। कई सारे ऐसे लोग हैं, ये तो आपने सही कहा कि अक़लियत के लोग हैं ममता दीदी के साथ और रहेंगे भी। और अक़लियत के करीब करीब 1/3 वोटर इस राज्य के अक़लियत के से आते हैं। तो मैं ये बता दूं आपको कि ये कल भी ममता के साथ थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। और रही बात हुमायूं कबीर की, तो वो जो ख्वाब देख रहे हैं, जो ख्वाब बुन रहे हैं, वो हकीकत में नहीं बदलेगी। आप देख सकते हैं, 2 दिन पहले की बात है, जब उन्होंने अपनी नई पार्टी का अनाउंस किया, कैंडिडेट अनाउंस की, 24 घंटा होते होते कुछ कैंडिडेट्स का नाम फिर विड्रॉ कर लिया गया। तो आप सोचिए ना, वो अपने पार्टी की बुनियाद करना चाहते हैं, अपनी कैंडिडेट्स को फाइनल करना चाहते हैं, और उसी से पीछे हट जा रहे हैं। पहले उनको डिसाइड करना होगा कि हमें लड़ाई लड़नी है। लड़ने के लिए अभी वो बहुत छोटे हैं, अभी बहुत बच्चे हैं। अगर वो
पोजीशन में थे, जीते थे। ममता बनर्जी की बैनर, उनकी जोड़ा फूल के सिंबल को देख के लोगों ने वोट दिया था। और कई बार ऐसा होता है सर, करीब 40,000 प्लस वोट से जीते थे पिछले बार। सिंबल इज द मेन फैक्टर, सिंबल फैक्टर करता है। तो ममता दीदी उनको क्यों दी? वो तो पहले कांग्रेस तो फिर बीजेपी, रोज पार्टी बदलते रहते हैं, दल बदलू हैं। तो ममता दीदी तो उनको टिकट दी, क्यों दिया आखिर? जब ममता दीदी इतनी... बात तो सही है, लेकिन भूल को अपनाई दीदी, और दीदी भूल को एहसास करके उनको पार्टी से सस्पेंड भी किया, क्योंकि वो जो भूल... एक्सपेल क्यों नहीं किया मैम? सस्पेंड खाली क्यों किया है? दीदी ये चाहती थी कि वो अपनी गलती को मान ले, और मान करके जो वो करना चाह रहे उससे वो पीछे हट जाए। पर वो आदमी जिस मुद्दा को लेकर के अभी समाज में इतना वावला मचा रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि हमारी कम्युनिटी के भी अगर लोग हैं तो पढ़े लिखे समझदार लोग जो है, जो एक समझदार तबका है, वो इनके इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैम बिहार में अभी चुनाव हुआ है, आपको भी पता है। बिल्कुल। ओवैसी जी वहाँ पर खड़ा किए थे कैंडिडेट 2020 में भी जी, इस बार भी 2025 में। बहुत लोग कह रहे थे आप ही के तरह, जो सेकुलर लीडर्स हैं, अरे ओवैसी जी, अरे वो पिछले बार गलती से जीत लिए, थोड़े जीतेंगे। मैं सीमांचल में घूम रहा था और मैं काफ़ी लोगों से बात किया अक़लियत के, और मैंने देखा कि ओवैसी जी के तरफ जो है रुझान, क्योंकि बहुत ने मुझे कहा कि जब संसद में जाके, पार्लियामेंट में जाके वो डिफेंड करते हैं, जब अत्याचार होता है अक़लियत पर, तो बचाते हैं हम लोगों को, कानून बताते हैं कि संविधान में क्या है। उसके बाद मोदी जी उनको विदेश भेजे, जब हंगामा हुआ, मान लीजिए अटैक हुआ इंडिया पर डिप्लोमेटिकली, तो मोदी जी ने उनको ट्रस्ट किया। तो इसका मतलब उनका एक क्रेडिबिलिटी है। तो हो सकता है कि हुमायूं कबीर उसी तरह के नए ओवैसी बंगाल के लिए सिद्ध हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि मैं आपको बता दूं कि ओवैसी साहब जो है बैरिस्टर है। हाँ बिल्कुल, लंदन से पढ़े हुए और पढ़े लिखे हैं, समझदार है। हुमायूं कबीर पढ़े लिखे नहीं है मैम? है, पर उन्हें कंपेयर नहीं किया जा सकता ओवैसी जी के साथ। अच्छा। और जहाँ तक बात, तो आपको सिंपैथी है ओवैसी जी के साथ? सिंपैथी आप नहीं कह सकते इसे कम्प्लीटली, पर उन्होंने अपनी एक बाइट में कहा था, जब स्टोन लेइंग प्रोग्राम था, बुनियाद जब रखा जा रहा था बाबरी मस्जिद का, कि हुमायूं जी गलती कर रहे हैं। एक सेंटिमेंट गलती, जो सेंटिमेंट के साथ खेलना चाह रहे पब्लिक के, वो और भी नाम दे सकते थे। कई हमारे पहुंचे हुए पीर है, पीर साहब है, जिनके तो नाम आप कह रहे हैं कि मस्जिद बनाना चाहिए? मस्जिद बनाने में कोई गलती नहीं, मस्जिद बनाए, मंदिर बनाए, ये एक कम्युनल चीज़ है, उसको बनना ही चाहिए। अपनी अपनी संस्था, अपने अपने इलाके में लोग का धार्मिक आस्था है, उसको बनना ही चाहिए। लेकिन वही नाम दिया जाए, ये तो एक जिद वाली बात हो गई, एक डिस्प्यूट वाली बात हो गई। और इलेक्शन आते ही ये काम क्यों करना था? अगर उनको करना था वो बाद में करते, सलाह मशवरा से करते, वो पार्टी की भी सजेशन लेते। तो मैम ममता दीदी भी तो इलेक्शन आते देरी 2 मंदिर बना रही हैं, एक दक्षिण में, एक उत्तर में। तो ये तो सारे राजनीतिक पार्टी करते हैं। नहीं, देखिए आप, फिर आपको मैं एक बार फिर रोकती हूँ और टोकती हूँ। मस्जिद बनाने में रोक नहीं थी जी। उस नाम पर रोक थी। अच्छा। क्या दीदी ने जगन्नाथ मंदिर बनाई तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन आया? नहीं आया। तो जब ऑब्जेक्शन नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्शन आ रहा है तो प्रॉब्लम है। तो ऑब्जेक्शन पे प्रॉब्लम है, मंदिर और मस्जिद बनाने में प्रॉब्लम। तो ऐसा तो नहीं है मैम कि दीदी बीजेपी का बाउंसर फेस कर रही हैं, तो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर रही हैं, जो हुमायूं कबीर ने कहा आरएसएस की ओर, बीजेपी की ओर, हिंदुआइज कर रही हैं अपने राजनीति को, मेन स्ट्रीम कर रही हैं राजनीति को। नहीं, मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। दीदी हर एक रिलीजियस के बारे, हर एक कम्युनिटी के बारे दीदी एक बराबर सोचती हैं। उनका जितना भी स्कीम है जाति धर्म देखकर नहीं जाता है। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं देखती है कि मेरा ये जो मिड डे मील है बच्चों के लिए, स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेसेस है, या मेरा जो ओल्ड एज पेंशन है, लकी भंडार है, स्वास्थ्य साथी कार्ड है, रूपोश्री है, ये किसी बीजेपी के घर ना जाए, सीपीएम के घर ना जाए, ऐसा नहीं। हर किसी के घर जा रही है। हर एक परिवार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप बातों में घुमा रहे हैं। पर आप देख लीजिए, दीदी सबके साथ रहती
हैं और जनता का प्यार भरपूर उनको मिलता है। मैम, अब भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं और बगल में बांग्लादेश जो हमारा इतना अच्छा मित्र था, वहाँ एक तरह से नरसंहार चल रहा है। अभी फ्यू डेज अगो एक हिंदू यूथ वहाँ पर मारा गया, मतलब मॉब लिंचिंग में। अब ऐसा सिचुएशन, हम इसका तो असर शायद चुनाव में पड़े, बंगाल के चुनाव में मार्च अप्रैल में हो सकता है ये वर्ष हो जाए, क्योंकि बड़े दुख की बात है, बट ये तो हो रहा है वहाँ पे। देखिए, ये सब जो लोग करते हैं वो मानसिक स्थिति से रोगी है। ये आप बांग्लादेश छोड़ दीजिए, या किसी भी राज्य में अगर होती है इस तरह की, आप देखे होंगे कि हमारे जो ईद उल जुहा के वक्त, बकरीद के वक्त कई मुस्लिम के साथ भी इस तरह का मॉब लिंचिंग हुआ। तो ये जो लोग करते हैं, उस समय नाम आ रहा था बीजेपी के लोग कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये जो भी लोग करते हैं वो मानसिक रोगी है। हमें इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए, इंसानियत से बाहर नहीं आना चाहिए। और मैं इस तरह की जो भी चीज़ें होती है, वारदात होती है, मैं उसकी कड़ी निंदा में रहती हूँ। मैं SIR का मामला उठा रहा हूँ बिकॉज बिहार चुनाव में भी SIR हुआ, बंगाल में भी हो रहा है, 10 और राज्य में भी हो रहा है। आपको क्या लगता है SIR क्या अक़लियत को टारगेट कर रहा है मैम, अक़लियत के वोटरों को? मैं आपको बता देती हूँ, इससे अक़लियत के वोटर्स को कोई नुकसान अभी तक तो नहीं हुआ, बंगाल में नहीं हुआ है। अच्छा, क्योंकि क्यों? अक़लियत के वोटर्स जो है वो इलीगल वोटर्स हैं नहीं। अच्छा, घुसपैठी नहीं है वो? घुसपैठी नहीं। अच्छा। और हम आपको ये जानकारी दे दें कि SIR के जब ये प्रोग्रामिंग चल रहा था, काम चल रहा था, तो हम लोगों ने देखा कि बीजेपी अगर किसी तरह का मंसूबा बनाई थी, किसी तरह के टारगेट को रखी थी कि हमारा इतना परसेंटेज काटना है, हम लोग भी तैयार थे इस लड़ाई के लिए और हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स है। अच्छा, तो बंगाल में थैला हो गए? थैला हो गए, आप हमें इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, तो फिर इसका मतलब फिर ममता दीदी SIR में इलेक्शन कमीशन पर इतना क्यों बरस रही हैं? वो बरसने की वजह यह है सर कि ये चीज़ आप इलेक्शन के बाद भी कर सकते थे। पब्लिक को कागज़ों में उलझा के रखना ये केंद्र सरकार की आदत है। चाहे वो आप देख लीजिए GST हो, चाहे आप देख लीजिए वो कतार पे कतार लाइन लगी हुई है बैंकों के बाहर, ATMs के बाहर। अच्छा, वो डिमोनेटाइजेशन वाली मुद्दे पे कभी देख लीजिए आधार कार्ड को मुद्दा बना दिया जा रहा है, इसमें ये करेक्शन वो करेक्शन। तो ये चीज़ लगा हुआ है। बीजेपी केंद्र सरकार, पब्लिक उलझी रहे कागज़ कलम पर, मुद्दा से ना भटके। जो मुद्दा है रोज़गार का, जो मुद्दा है नौजवानों के बेरोजगारी जो बढ़ रही है दिन पर दिन, उस मुद्दे से लोग भटक जाए। तो क्या SIR, आप कह रही हैं अक़लियत वोट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो क्या वो मटुआ वोट को काट रहा है मैम? क्योंकि मैं इधर जा रहा हूँ, सारे मटुआ महासंघ के लीडर, वो बड़े सब लोग मतलब क्या कहेंगे, द्वंद्व में हैं। कह रहे हैं कि भाई हम तो गरीब लोग हैं, हमको तो अत्याचार हुआ उधर बांग्लादेश में, तो आज से नहीं, जब से पार्टीशन हुआ तब से हम वहाँ से लोग आ रहे हैं, मटुआ लोग जो नामशूद्र थे वो यहाँ पर आ रहे हैं। और बहुतों के पास वोटर ID नहीं है, बहुतों के पास आधार कार्ड भी नहीं है, बहुतों के पास अदर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। CAA लाया गया है भाजपा के थ्रू, भाजपा सरकार ने CAA लाया है, तो कह रहे हैं कि CAA का भी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है। तो क्या लगता है कि वो टारगेट हो जाएंगे? SIR का जो चल रहा है प्रोसेस, कुछ डेट दिया गया है शायद 5 फरवरी। देखिए, उन लोगों को हियरिंग का डेट दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स 11 डॉक्यूमेंट्स है। हाँ। और 11 डॉक्यूमेंट्स में अगर उनके पास एक भी डॉक्यूमेंट है तो उनके लिए कोई खतरे की बात नहीं है। आपको लग रहा है कि वो कुछ लोग का नाम कट सकता है उसमें? देखिए, अगर जेन्युइन वोटर्स है, लोकल रेसिडेंट्स है, तो नाम नहीं कटेगा। तो फिर आप कह रही है SIR का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है बंगाल पर? करने की कोशिश तो कर रही है। कौन? इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इलेक्शन कमीशन तो इंस्टीट्यूशन है इंडिपेंडेंट, और NDA तो पॉलिटिकल फाइट कर रहा है। आपको ऐसा सच में नहीं लगता है कि बिहार इलेक्शन में देख लीजिए, या हमारे इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं मिली हुई है या उनके इशारों में चल रही है? आपको बिल्कुल नहीं लगता है सर? बताइए, आप अपना व्यू बता दीजिए। राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी है। अब आप बताइए कि आपको लग रहा है वोट चोरी हो रहा है? चोरी तो है सर।
अच्छा, जहां पब्लिक पसंद नहीं कर रही वहां वोट कैसे जीत रही है ये सरकार? तो वोट चोरी तो है, और वोट चोर है वो लोग। अब वो मशीन के थ्रू कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, पर कुछ तो है, वोट चोरी तो है। तो लास्ट क्वेश्चन मैम कि ममता दीदी 15 साल से यहाँ की मुख्यमंत्री हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उनका इलेक्टोरली, और पहले भी 2011 में 35 साल सीपीएम यहाँ रूल किया। अकेले ममता दीदी नीचे से उठी और सीधे सीपीएम को ख़त्म कर दी, बहुत बड़ा काम है। ऐसे भी बीजेपी को रोके हुए है पिछले दोनों चुनाव में। तो आपको क्या लगता है कि ममता दीदी का वीकनेस क्या है मैम? 2 वीकनेस बता दीजिए ममता दीदी का, जो आप उनको कहेंगी कान में जाके कि ममता दीदी ऐसा करिए तो इससे और फायदा होगा बंगाल को, या और जोर से आप जीतेंगी। देखिए दीदी, सबसे पहली बात बता दूं कि दीदी ग्राउंड लेवल में पब्लिक से बहुत मिली हुई है। आप तो स्ट्रेंथ बता रही हैं। स्ट्रेंथ है जो, अच्छा, ये स्ट्रेंथ है और यही वीकनेस है। अगर पब्लिक को किसी तरह की सुविधा नहीं पहुंच पा रही है और दीदी को बताई जाए कि दीदी ये चीज़ यहाँ पहुँचना ज़रूरी है, दीदी खुद चल कर जाएगी और वहाँ उस चीज़ को पहुँचाएगी। तो मैम आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक रेप हो गया एक स्टूडेंट का, वुमेन लेडी स्टूडेंट थी, और काफ़ी मतलब इट वाज ए वेरी दर्दनाक सिचुएशन। और उसमें वो जो बाद में पता चला कि उसके जो मतलब इंचार्ज थे उन्हीं का कुछ उन पर एलिगेशन था, उनको बहुत दिन बाद हटाया गया। उसके बाद दुर्गापुर में अभी बगल में एक केस रेप का हुआ है। दीदी लगती नहीं है कि स्ट्रॉन्ग स्टेप ले रही है, कहेंगी जो करेगा उसका टांग तोड़ देंगे। पहले तो दीदी उस तरह से गरजती थी, अब थोड़ा सॉफ्ट हो गई है मैम। नहीं, देखिए किसी भी चीज़ के पहलू तक जाना ज़रूरी है। पहली बात तो एक महिला होने के नाते मैं इस तरह की चीज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। एक महिला को पूरी तरह से ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जी सके, वो अपनी मर्ज़ी से खा सके, पहन सके, घूम सके। तो ये जो 2 घटनाएं आप बता रहे हैं, इन 2 घटनाओं के बारे में आप भी अगर पूरी तरह से जानकारी ले ले, पता करें, तो बहुत सारी कड़ियाँ मिलेंगी आपको। और जो भी इसमें कल्प्रिट है उसे सज़ा बिल्कुल मिलना चाहिए, देर से मिले सवेर मिले, लेकिन मिलना चाहिए। और रही बात कि अगर हम लोग इस तरह की घटनाओं में आए, तो इस तरह की घटनाएं कई राज्य में होती है। आप देख लीजिए मणिपुर में, आप देख लीजिए हाथरस में, आप देख लीजिए उन्नाव में। यहाँ पर तो ममता बनर्जी नहीं है। 2026 में आपका प्रेडिक्शन मैम चुनाव में? हम लोग आ रहे हैं, अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत के साथ आ रहे हैं। 2021 के कंपैरिजन में? हाँ बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत के साथ आ रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि हमारा ये जो आसनसोल पश्चिम बर्दवान है, इसमें 9 विधानसभा है, 9 में 9 जय हम लोग पाएंगे। 2021 में कितना जीती थी यहाँ पे? देखिए हमारा 3 विधानसभा हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, तो 6 जीती थी आप लोग? हाँ, तो इस बार 9 में 9 हमारा है। और कारण? खुशी दीदी का काम यहाँ पे। कारण ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, बस यही 2 वजह है, यही 2 कारण है, और यही हमारा सबसे बड़ा मजबूत, बोलते हैं ना, मजबूती है हमारे लिए। तो हम लोग इन दोनों की सरपरस्ती में काम कर रहे हैं। एक छोटा सा वीकनेस ममता दीदी का, हर आदमी का वीकनेस होता है। नहीं, कोई वीकनेस नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया खुशी दीदी, थैंक यू। वंडरफुल इंटरव्यू। और हम इस प्रोग्राम को बंगाल में खाला हबे और भी करेंगे। देखते रहिए NDTV। शुक्रिया।